हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी मेरे पास एक फिल्मी रिवाइंड से जो है वीडियो आज हम जो है देखेंगे। टाइटल तो आपने देख लिया होगा। इंस्टा पे हर जगह पे जो है इस तरह की जो है न्यूज़ आ रही है, तो आप देख लेते हैं जी असल हकीकत क्या थी। और उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। और धर्मेंद्र की बात की जाए सर की, तो सर बहुत 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 ज़बरदस्त एक्टर हैं। और हमने उनकी बहुत सारी जो है मूवीज़ देखी कि लेजेंड हैं। और लेजेंड जो होते हैं ना, वो बहुत ही मेन चीज़ होती है, मतलब वो असासा होते हैं। तो लोग इनको जो है बहुत पसंद करते हैं हर जगह, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर जगह। और बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग है इनकी। और जितना भी सर का काम था वो लाजवाब था। तो जल्दी से जी शुरू कर लेते हैं इस जो है वीडियो को, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। एक छोटे से गांव से आकर धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई बदरा छाए के झूले पड़ गए हाय। और एक सितारों भरी जिंदगी जी। ऐसा कहना है कई न्यूज चैनलों का। कुछ बड़े बड़े मीडिया हाउस ने भी इस खबर को कवरेज दिया और अपने चैनलों पर बेधड़क चलाया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या धर्मेंद्र का वास्तव में निधन हो गया है या वे अब भी जीवित हैं? साथिया नहीं जाना कि जी। इस पर बात करने से पहले आइए जानते हैं धर्मेंद्र जी के जीवन के बारे में। हालांकि यह बात अलग है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की, जिसे लेकर कई बार विवाद भी हुआ। किसी शायर की गजल किसी झील। तो आखिर धर्मेंद्र की जीवन यात्रा कैसी रही? वो एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई कैसे पहुंचे और फिल्मों में उन्हें मौका कैसे मिला? फिल्मों में काम पाना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद सफलता हासिल की। मैं कहीं कवि न बन जाऊं। चलिए एक नजर डालते हैं धर्मेंद्र जी के जीवन सफर पर। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम केवल किशन देओल और माता का नाम सतवंत कौर था। दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे। धर्मेंद्र कुल 6 भाई बहनों में से एक थे और उनके सबसे छोटे भाई का नाम अजीत देओल है। धर्मेंद्र के पिता पंजाब के नसराली गांव में एक हेडमास्टर हुआ करते थे। कई जगह तबादले होने के बाद उनका परिवार पंजाब के सहनेवाल में ही बस गया। यहीं से धर्मेंद्र की पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए फगवाड़ा चले गए। हालांकि धर्मेंद्र को बचपन से पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वे मजबूरी में ही पढ़ाई किया करते थे। उनके पिता किशन देओल चाहते थे कि धर्मेंद्र पढ़ लिख कर उनकी तरह एक प्रोफेसर या अध्यापक बने, लेकिन धर्मेंद्र का इरादा कुछ और था। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा इत्ती। दरअसल धर्मेंद्र को बचपन से ही फिल्मों का बहुत शौक था। वे दिलीप कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक थे। जब से उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म जुगनू देखी, तभी से उन्होंने ठान लिया कि वे भी फिल्मों में काम करेंगे। पल पल दिल के पास। लेकिन उनके पिता इस बात के सख्त खिलाफ थे। उनका सपना था कि धर्मेंद्र पढ़ लिख कर एक अच्छा अध्यापक बने, पर धर्मेंद्र कहां मानने वाले थे। स्कूल जाने के बजाय वे अक्सर फगवाड़ा से जालंधर फिल्म देखने जाया करते थे। जालंधर का एक सिनेमा हॉल उनका पसंदीदा स्थान था, जहां वे अक्सर फिल्में देखने जाया करते थे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो गई थी। उस समय धर्मेंद्र की उम्र मात्र 19 वर्ष थी। इसके बाद उन्होंने पंजाब में 125 रुपये की सैलरी पर रेलवे में क्लर्क की नौकरी कर ली, लेकिन यह नौकरी उन्हें रास नहीं आई। धर्मेंद्र का मन तो फिल्मों की ओर था। इसी कारण उन्होंने क्लर्क की नौकरी छोड़ दी और मन ही मन ठान लिया कि उन्हें फिल्मों में अभिनेता बनना है। हालांकि उनके घर वाले इस फैसले के खिलाफ थे और नहीं चाहते थे कि धर्मेंद्र मुंबई जाकर हीरो बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अखबार में फिल्म फेयर टैलेंट हंट प्रतियोगिता का विज्ञापन छपा, जिसमें नए कलाकारों की तलाश की जा रही थी। यह देखकर धर्मेंद्र ने फॉर्म भरकर मुंबई भेज दिया। कुछ समय बाद उन्हें मुंबई से बुलावा आया। धर्मेंद्र मुंबई पहुंचे और टैलेंट हंट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। इसके बाद उन्हें मुंबई में काफी संघर्ष करना पड़ा। कहानियां सुनाते हैं पवन आते। बहुत मेहनत करने और संघर्ष झेलने के बावजूद उन्हें शुरू में फिल्मों में कोई मौका नहीं मिल रहा था। धर्मेंद्र न तो मुंबई में किसी काम में लग पाए थे और न ही उन्हें फिल्मों में कोई मौका मिल रहा था। इसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। हालात ऐसे हो गए कि कभी कभी उन्हें खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब उन्हें बहुत तेज भूख लगी
तो उन्होंने इसब गोल खा लिया, जिससे उनका पेट खराब हो गया और उन्हें दवा की जरूरत पड़ी। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर। मुंबई में संघर्ष के दिनों में धर्मेंद्र ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वे पूरे इरादे और हौसले के साथ डटे रहे कि एक न एक दिन उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। आखिरकार उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प रंग लाया। टैलेंट हंट प्रतियोगिता के दौरान फिल्म निर्माता निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी ने उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व को देखा। अर्जुन हिंगोरानी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने धर्मेंद्र को पहला मौका दिया। उनकी पहली फिल्म का नाम था दिल भी तेरे हम भी तेरे। इसके बाद धर्मेंद्र को लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। धीरे धीरे उनकी कई फिल्में हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर साबित हुईं। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। इन फिल्मों की चर्चा हम आगे इस वीडियो में करेंगे। अब बात करते हैं धर्मेंद्र की शादी के बारे में। जैसा कि पहले बताया गया, धर्मेंद्र ने 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरी शादी प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी से की। इस शादी को लेकर धर्मेंद्र को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। उनके पिता इस शादी के खिलाफ थे और उस समय उनके बड़े बेटे सनी देओल भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। हालांकि धर्मेंद्र ने किसी की बात नहीं मानी और हेमा मालिनी से शादी कर मुंबई में अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो। कहा जाता है कि हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक मांगा था, लेकिन प्रकाश कौर इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद धर्मेंद्र को दोनों परिवारों को साथ लेकर चलना पड़ा, प्रकाश कौर को भी और हेमा मालिनी को भी। धर्मेंद्र ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी हमेशा निभाई। उन्होंने अपने बेटे सनी देओल को विदेश में पढ़ने भेजा और वहीं से एक्टिंग का कोर्स भी करवाया। बाद में सनी देओल को उन्होंने अपनी ही फिल्म बेताब से लॉन्च किया, जब हम जवान होंगे, जो विजेता फिल्म्स के बैनर तले बनी थी। विजेता फिल्म्स धर्मेंद्र का अपना प्रोडक्शन हाउस है, जिसे उन्होंने अपनी बेटी विजेता देओल के नाम पर शुरू किया था। प्रकाश कौर से धर्मेंद्र के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल तथा 2 बेटियां विजेता देओल और अजीता देओल। विजेता फिल्म्स के बैनर तले धर्मेंद्र ने कई शानदार फिल्में बनाई, जिनमें ज्यादातर उनके बेटे सनी देओल की फिल्में थीं, जैसे बेताब, घायल और कई अन्य हिट फिल्में। वहीं बॉबी देओल की पहली फिल्म बरसात भी विजेता फिल्म्स के बैनर तले बनी थी। इस फिल्म के निर्माता खुद धर्मेंद्र थे और इसके निर्देशक थे राजकुमार संतोषी। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। अगर कुछ अखबारों और वेबसाइटों की माने तो वहीं धर्मेंद्र की कुल संपत्ति लगभग 335 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। वे पिछले करीब 60 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और फिल्मों के साथ साथ अन्य निवेशों से भी उन्होंने काफी धन अर्जित किया है। धर्मेंद्र के पास मुंबई में कई संपत्तियां हैं, साथ ही लोनावला में 100 एकड़ का एक फार्म हाउस भी है। मुंबई में उनके घर और अन्य निवेशों का कुल मूल्य लगभग 17 रुपये और जिस घर में रहते हैं मुंबई में उसका कीमत 150 करोड़ के आसपास बताया जाता है। फिल्मों के अलावा धर्मेंद्र का रुझान व्यवसाय की ओर भी रहा है। उनके कई रेस्टोरेंट और ढाबे भी हैं। इनमें से एक करनाल हाईवे पर स्थित ढाबा हीमैन ढाबा के नाम से मशहूर है। इसके अलावा उनका एक और ढाबा गरम धरम ढाबा नाम से भी जाना जाता है। धर्मेंद्र के पास कई लग्जरी कारें भी हैं। विजेता फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस, जिसकी स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी, उसके प्रमुख खुद धर्मेंद्र हैं। धर्मेंद्र न केवल फिल्मों में अभिनय करते थे, बल्कि अपने प्रोडक्शन हाउस और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से भी जुड़े रहे हैं। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में भी निवेश किया है। हालांकि ये आंकड़े विभिन्न समाचार स्रोतों पर आधारित हैं। धर्मेंद्र की पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे थी, जो वर्ष 1960 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बतौर पारिश्रमिक केवल 51 रुपये मिले थे, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और अभिनय प्रतिभा के बल पर धर्मेंद्र ने खुद को बॉलीवुड का एक बड़ा सितारा बना लिया। उन्होंने अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। हालांकि इतने लंबे और सफल करियर के बावजूद धर्मेंद्र को कभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए। फिर भी उन्हें उनकी शानदार अभिनय यात्रा और योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए अब नजर डालते हैं धर्मेंद्र की उन सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर और हिट फिल्मों पर, जिन्होंने उन्हें सच्चा ही-मैन बनाया और बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो चलिए
जानते हैं धर्मेंद्र की फिल्मों के सफर के बारे में। फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के बाद धर्मेंद्र की दूसरी फिल्म शोला और शबनम साल 1961 में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद साल 1962 में धर्मेंद्र की 2 फिल्में आईं, अनपढ़ जो सुपरहिट रही और शादी जो सेमी हिट साबित हुई। इसके बाद आई फिल्म बंदिनी जो सेमी हिट रही और फिर आई फिल्म हकीकत जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। इसी साल धर्मेंद्र की एक और फिल्म गंगा की लहरें आई जो हिट रही। साल 1964 में रिलीज हुई फिल्म आई मिलन की बेला धर्मेंद्र के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में उनके साथ थे जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार और अभिनेत्री सायरा बानो। हालांकि फिल्म मुख्य रूप से राजेंद्र कुमार पर केंद्रित थी, लेकिन यह फिल्म धर्मेंद्र के लिए भी लकी साबित हुई। फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे। इसके बाद धर्मेंद्र की फिल्म ममता आई जो हिट रही। फिर रिलीज हुई फिल्म आए दिन बहार के जो सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म का मशहूर गाना मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे गायक मोहम्मद रफी की आवाज में आज भी लोगों के दिलों में बसता है। इसके बाद धर्मेंद्र की फिल्म जब याद किसी की आती है आई जो हिट रही और अगले साल रिलीज हुई फिल्म शिकार जो भी बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। साल 1968 में धर्मेंद्र की फिल्म आंखें रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। इस फिल्म का एक मशहूर गीत जिसे लता मंगेशकर ने गाया था आज भी सदाबहार गानों की सूची में शामिल है। इसके बाद 1969 में आई फिल्म आया सावन झूम के जो हिट रही। इस फिल्म के सभी गाने भी बेहद लोकप्रिय हुए और दर्शकों द्वारा खूब पसंद किए गए। इसके बाद वह फिल्म आई जिसने धर्मेंद्र के करियर और निजी जीवन दोनों में एक नया मोड़ ला दिया। साल 1970 की फिल्म तुम हसीन मैं जवान। यह वही फिल्म थी जिसमें पहली बार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक साथ नजर आए थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्रेम में पड़ गए थे। आपको पहले भी कहीं देखा है। फिल्म हिट रही और इसके गाने भी काफी पसंद किए गए। इसके बाद धर्मेंद्र की फिल्म शराफत रिलीज हुई जो हिट रही। उसी साल यानी 1970 में ही उनकी एक और फिल्म जीवन मृत्यु आई जो सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म का मशहूर गाना झिलमिल सितारों का आंगन होगा जिसे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने गाया था आज भी श्रोताओं का दिल छू जाता है। झिलमिल सितारों का आंगन। इसके बाद साल 1971 में धर्मेंद्र की सबसे यादगार फिल्मों में से एक मेरा गांव मेरा देश रिलीज हुई। फिल्म मेरा गांव मेरा देश में धर्मेंद्र के साथ अभिनेता विनोद खन्ना भी नजर आए थे। ये वही फिल्म थी जब पहली बार धर्मेंद्र को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला था, लेकिन अफसोस उस वर्ष उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिल सका। फिल्म मेरा गांव मेरा देश के सभी गाने एक से बढ़कर एक सुपरहिट साबित हुए जिन्हें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और धर्मेंद्र के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इसके बाद अगले साल धर्मेंद्र की फिल्म सीता और गीता आई जिसमें उनके साथ हेमा मालिनी और संजीव कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई। सीता और गीता के शानदार गीत, दमदार कहानी और उत्कृष्ट निर्देशन ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। इस फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी और निर्माता जीपी सिप्पी थे। खास तौर पर हेमा मालिनी को आज भी उनकी इस फिल्म के लिए याद किया जाता है। इसके बाद धर्मेंद्र की एक और फिल्म राजा जानी रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। फिर साल 1973 में धर्मेंद्र की फिल्म यादों की बारात रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के सभी गाने एक से बढ़कर एक हिट हुए और आज भी लोगों की यादों में ताजा हैं। दिलचस्प बात यह थी कि इसी फिल्म से आमिर खान ने एक बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में अपनी एंट्री की थी। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन थे जो आमिर खान के चाचा थे। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र की फिल्म कहानी किस्मत की रिलीज हुई जो हिट साबित हुई। इसके बाद आई फिल्म लोफर जो कि हिट रही। इस फिल्म के कई गाने लोकप्रिय हुए, लेकिन मोहम्मद रफी द्वारा गाया हुआ सदाबहार गीत आज मौसम आज भी लोगों के दिलों में बसता है। लोफर के बाद साल 1974 में धर्मेंद्र की फिल्म दोस्त आई जो हिट साबित हुई। इस फिल्म में उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने दोस्त की भूमिका निभाई
जबकि उनकी प्रेमिका का किरदार हेमा मालिनी ने निभाया। फिल्म का मशहूर गीत गाड़ी बुला रही है, गायक किशोर कुमार की आवाज में आज भी उतना ही लोकप्रिय है। फिर साल 1975 में धर्मेंद्र की एक यादगार फिल्म प्रतिज्ञा रिलीज हुई, जो उनके दिल के बेहद करीब थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दर्शकों के बीच जबरदस्त रही। सच कहा जाए तो प्रतिज्ञा वह फिल्म थी जिसने धर्मेंद्र की एक्शन और रोमांटिक छवि दोनों को और मजबूती से स्थापित किया। फिल्म प्रतिज्ञा में धर्मेंद्र ने अकेले ही ऐसा जादू चला दिया कि पूरे बॉलीवुड में उनकी चर्चा होने लगी। उनके साथ इस फिल्म में उनकी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी थीं। यमला पगला दीवाना इतना बड़ा हिट हुआ कि यह गाना धर्मेंद्र के दिल के बेहद करीब बन गया। इसी गीत से प्रेरित होकर बाद में धर्मेंद्र की फिल्मों की एक मशहूर सीरीज यमला पगला दीवाना भी बनाई, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर साल 1975 में धर्मेंद्र की फिल्म चुपके चुपके रिलीज हुई, जो हिट साबित हुई। उसी साल उनकी एक और फिल्म चैताली भी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। लेकिन इसी साल यानी 1975 में वह फिल्म आई जिसने इतिहास रच दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक शोले की। इस फिल्म ने धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की दोस्ती को अमर बना दिया और दोनों के किरदार जय और वीरू आज भी लोगों की जुबान पर हैं। फिल्म में धर्मेंद्र के साथ उनकी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी नजर आईं। हालांकि शुरुआत में शोले को दर्शकों ने ज्यादा पसंद नहीं किया और इसे फ्लॉप करार दिया गया था। लेकिन जब फिल्म में कुछ बदलाव किए गए, कुछ नए दृश्य जोड़े गए और इसे दोबारा सिनेमा घरों में रिलीज किया गया, तो धीरे धीरे फिल्म ने रफ्तार पकड़ी। कुछ ही दिनों में शोले ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया कि वह इतिहास बन गई। फिल्म के निर्माता जीपी सिप्पी और निर्देशक रमेश सिप्पी थे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक ऐसी क्लासिक दी जिसे आज भी भारत की सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। साल 1975 में फिल्म शोले के गाने बिना का गीतमाला में टॉप पर छाए हुए थे। इस फिल्म के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी इस ऐतिहासिक फिल्म से भली भांति परिचित हैं। शोले के बाद धर्मेंद्र की जो अगली बड़ी हिट फिल्म आई, वह थी एक सुपरहिट क्लासिक जिसका नाम हम सभी जानते हैं। फिर साल 1977 में धर्मेंद्र की फिल्म धर्मवीर रिलीज हुई, जिसमें वह जितेंद्र के साथ नजर आए थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र का छोटा बेटा बॉबी देओल ने भी एक बाल कलाकार के रूप में अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत की थी। फिल्म धर्मवीर के सभी गाने एक से बढ़कर एक हिट साबित हुए। इस फिल्म का निर्देशन मशहूर फिल्मकार मनमोहन देसाई ने किया था। इसके बाद धर्मेंद्र और मनमोहन देसाई की जोड़ी एक बार फिर साथ आई फिल्म चाचा भतीजा में। हालांकि इस फिल्म को रिलीज होने में लगभग 5 साल की देरी हुई थी। इस फिल्म में सिंगर शैलेंद्र सिंह ने अपने करियर का दूसरा फिल्म गाना गाया था और फिल्म की मुख्य अभिनेत्री थीं हेमा मालिनी। फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और यही जोड़ी फिर से साल 1980 में फिल्म राम बलराम में नजर आई, जो उस समय की सुपरहिट फिल्मों में से एक बनी। इस फिल्म के सभी गाने काफी हिट हुए और इसकी कहानी भी दर्शकों को बेहद पसंद आई। फिर साल 1981 में धर्मेंद्र की फिल्म आस पास रिलीज हुई। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक। इस फिल्म का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि यह फिल्म न तो पूरी तरह हिट हुई थी और न ही फ्लॉप, बल्कि औसत एवरेज साबित हुई थी। फिल्म के गाने मशहूर गायक मोहम्मद रफी साहब ने गाए थे। इसमें धर्मेंद्र पर फिल्माया गया एक बेहद खूबसूरत गीत था, तू कहीं आस पास है दोस्त। दुर्भाग्यवश इसी गीत के बाद मोहम्मद रफी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद धर्मेंद्र की फिल्में बगावत, नौकर बीवी का और राज तिलक, जो साल 1984 में रिलीज हुई थीं, एक के बाद एक आईं और हिट रही। इसके बाद धर्मेंद्र की फिल्म गुलामी रिलीज हुई, जो हिट रही। इसके बाद आईं वतन के रखवाले और आग ही आग, दोनों फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। फिर आई फिल्म इंसानियत के दुश्मन, जो भी हिट रही, और इसके बाद रिलीज हुई फिल्म लोहा ने तो सुपरहिट का दर्जा हासिल किया। फिर साल 1987 में धर्मेंद्र की फिल्म हुकूमत रिलीज हुई, जो उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इन फिल्मों के बाद धर्मेंद्र ने कई और यादगार फिल्में दी, जैसे इलाका, तहलका, कुरुक्षेत्र और कसम सुहाग की, जो सभी फिल्में
हिट या सेमी हिट रहीं। साल 1993 के बाद धर्मेंद्र की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप होने लगीं। लगातार कई फिल्मों के असफल होने के बाद 2007 में उनकी फिल्म अपने रिलीज हुई, जो सेमी हिट साबित हुई। अपने तो अपने होते हैं। इस फिल्म की खास बात यह थी कि इसमें तीनों बाप और बेटे धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल एक साथ नजर आए थे। फिल्म की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आई थी। इसके बाद निर्देशक अनिल शर्मा ने फिर से इन तीनों बाप बेटों को एक साथ 2011 में आई फिल्म यमला पगला दीवाना में कास्ट किया। यह फिल्म हिट साबित हुई। इसके बाद धर्मेंद्र ने इसका सीक्वल यमला पगला दीवाना 2 बनाया, जिसके निर्माता खुद धर्मेंद्र थे। लेकिन यह फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई और फ्लॉप हो गई। इसके चलते धर्मेंद्र और सनी देओल को आर्थिक नुकसान हुआ और उन पर कर्ज भी चढ़ गया। तो वहीं इतनी लंबी और सफल फिल्मी यात्रा के बावजूद धर्मेंद्र को कभी बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। हिंदी फिल्मों के अलावा धर्मेंद्र ने पंजाबी और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ भी एक फिल्म में अभिनय किया। इसके अलावा धर्मेंद्र ने कुछ बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। धर्मेंद्र हमेशा से महान अभिनेता दिलीप कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। एक बार फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में जब दिलीप कुमार ने धर्मेंद्र को देखा तो उन्होंने कहा, बड़ी बात है, यह वही नौजवान है जो मुझसे मिलने के लिए कभी स्टूडियो के बाहर खड़ा रहता था और आज इस मंच पर मेरे साथ खड़ा है। दिलीप कुमार ने धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी और सुंदरता की तारीफ करते हुए कहा था, काश मैं तुम्हारे जैसा हैंडसम होता। खुदा ने अगर मुझे तुम्हारे जैसी शक्ल दी होती तो बात ही कुछ और होती। यह सुनकर धर्मेंद्र बेहद भावुक हो गए और अपने आप को भाग्यशाली समझा कि उनके आदर्श आइडल दिलीप कुमार ने उनके लिए इतनी बड़ी बात कही। अब बात करते हैं धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों की, जो हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनलों पर फैल गई थी। यह खबर पूरी तरह से गलत थी। धर्मेंद्र की तबीयत भले ही कुछ समय से नाजुक थी, लेकिन वे धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं और उनके परिवार के सभी सदस्य उनकी सेवा में लगे हुए हैं। उनके घर वालों की ओर से किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। यहां तक कि हेमा मालिनी ने भी अपने ट्विटर एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए इन झूठी अफवाहों का कड़ा खंडन किया और लोगों से अपील की कि वे ऐसी गलत खबरें न फैलाएं। उन्होंने लिखा कि धर्मेंद्र जी की सेहत में सुधार हो रहा है और वे जल्द ही घर लौटेंगे। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र पिछले 10 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे, जहां उनकी तबीयत नाजुक बताई जा रही थी, लेकिन अब वे रिकवरी पर हैं। हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि धर्मेंद्र जी जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आएं। तो दोस्तों, आप सभी की क्या राय है इन अफवाह न्यूज के बारे में जो बिना पुष्टि के ऐसी अफवाहें फैलाते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंफॉर्मेटिव जो है वीडियो थी। बहुत अच्छा लगा सर की पूरी लाइफ के बारे में देख के कि कैसे वो आए, कहाँ वो पैदा हुए, कितनी उनकी शादियाँ हुई, उनके बच्चे कितने, उन्होंने अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल की, कितनी मेहनत की और फिर जाके जो है ना वो इतने बड़े स्टार बने। और ये हकीकत है कि हमें जो है देखने में लगता है कि हर चीज़ बहुत आसान है, लेकिन इतनी आसान होती नहीं है, क्योंकि कोई भी शख्स जब किसी ऊंचाई पे होता है तो उससे पहले उसने बहुत सारे मुश्किल रास्ते जो है तय किए हुए होते हैं। तो सर की लाइफ भी ऐसी ही थी और सर ने बहुत अच्छे मूवीज़ की जो कि सुपर डुपर हिट गई, कुछ जो एवरेज हुई, तो हर चीज़ की इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है और बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले तो मैं इस जो है वीडियो की तारीफ़ करूँगी और बहुत ही मेहनत से हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेके एक जो है वीडियो बनाई है। तो और दूसरा जो आजकल जो है न्यूज़ आ रही है कि सर के बारे में कि भाई सर इस जो है दुनिया में नहीं रहे, खुदा ना खास्ता, तो ये मुझे देख के बड़ा ही अफसोस हुआ। और फिर जब मुझे ये मालूम हुआ कि इतने बड़े बड़े हैं चैनल्स इंडिया के जहाँ पे ये न्यूज़ जो है बड़े आराम से उन लोगों ने सब तक पहुँचा दी, और उनकी फैमिली जो है जो उस टाइम पे अपने फादर के साथ या हेमा मालिनी जी या और लोग जो थे वो उनके साथ जो है मिलकर उस मुश्किल वक्त का सामना कर रहे थे, उस टाइम पे जब ये न्यूज़ उन्होंने जो है सुनी होगी तो उनके दिल पे क्या बीती होगी। अगर इंसान अपनी फैमिली के बारे में ही ये चीज़ अपने जहन में रख ले कि हमारी फैमिली में अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे ऊपर जो है क्या बीतेगी। लेकिन ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि छोटी सी अपनी
वाहवाही के लिए, थोड़े से पैसों के लिए लेते हैं शॉर्टकट्स। इनको ये नहीं अंदाज़ा होता कि इसके पीछे कितने लोगों के दिल जो है टूटेंगे, कितने लोगों को तकलीफ़ होगी, और ये जो फेक न्यूज़ है उनके फैंस के लिए क्या जो है तबाही मचाएगी। लोग इनको इतना बुरा भला जो है कह रहे हैं, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि ये इतने जाहिल और ये लोग इतने बेशरम लोग हैं कि इनको शर्म नहीं आई है कि एक बंदा ज़िंदा है जो कि अपने मुश्किल टाइम से लड़ रहा है, फाइट कर रहा है अपनी हेल्थ के लिए, उसके बारे में जो एक लेजेंड है जिन्होंने इतना टाइम जो है लोगों को सर्व किया, मोहब्बतें बांटी, इंटरटेन किया, अच्छे टाइम पे भी, बुरे टाइम पे भी, बीमारी के अंदर भी, खुशी के अंदर भी, फैमिली के साथ भी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आई कि हम जो है कोई भी जो न्यूज़ है उसको तस्दीक के बगैर ही फैला रहे हैं। और अगर ये चीज़ खुदा न खास्ता हो भी जाए किसी के साथ, तो भी उनकी फैमिली से पूछे बगैर आप कोई भी चीज़ जो है सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं दे सकते। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे जो चैनल्स हैं उनके ऊपर जो है वो एक्शन होना चाहिए, और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक दिन जो है झूठ बोलने के बाद अगले दिन जो है दोबारा वो वैसे ही आ जाते हैं जैसे कोई बात ही ना हो। और इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें लोगों तक फेंक जाती हैं, जो न्यूज़ होती नहीं है, जो चीज़ होती नहीं है उसको बढ़ा चढ़ा के ऐसे बताते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये हो गया, ब्रेकिंग न्यूज़ वो हो गया। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इन लोगों को शर्म नहीं आती। थोड़े से पैसों के लिए ये लोग अपनी इज्जतों के सौदे कर देते हैं, और जो बेचारे लोग हैं जिनके ऊपर ये फेक न्यूज़ दी जाती हैं और उनके ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर कितना मुश्किल टाइम होता होगा। मतलब शर्म आनी चाहिए यार। और हमारी ये दुआ है कि सर जो है जल्दी से ठीक हो जाएं, और उनकी जो फैमिली है वो भी हैप्पी रहे, उनके ऊपर भी जो ये मुश्किल टाइम है वो जल्दी ख़त्म हो जाए, और सर सेहतमंद हो जाएं, हैप्पी रहें, हमेशा खुश रहें, और हम उनको ऐसे ही देखते रहें। तो बहुत सारी दुआएं सर के लिए और इनकी फैमिली के लिए और उनके फैंस के लिए। और ये बड़ी खुशी की बात भी है कि सर अभी तक बिल्कुल ठीक है और बेहतर हो रहे हैं और स्टेबल हो रहे हैं। तो दोबारा मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोग भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इस फेक न्यूज़ के बारे में क्या ख्याल है। दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।